एवरीवन वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का हम लोग का हिस्ट्री का काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रहे थे हिस्ट्री के सब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही दिनों से मैं सोच रहा था आप लोग के लिए कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट क्वेश्चन लाऊं जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जो कि इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने कवर किया हूँ, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर के 2 मार्क्स के होते हैं, उसको कवर किया हूँ। देखेंगे अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, सबसे शेयर करते हैं और कमेंट बताएंगे और भी वीडियो अपलोड करने के लिए हिस्ट्री के या फिर कोई भी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं अपलोड करूँगा। और ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार आ सकती हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे देख पा रहे हैं, अपने हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो हड़प्पा सभ्यता है इसके कहाँ तक फैलाव है, विस्तार क्या है, कौन चीज़ है ये, इसके बारे में आपको छोटे से बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोलता है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आप सभी को, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है, ये सबको पता है कौन सी सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग तक फैला हुआ है। ये जो है इसकी क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग तक फैला हुआ है। और ये कहाँ पड़ता है, कौन कौन सी राज्य में, तो ये पड़ता है आपका पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात तथा बलूचिस्तान के कुछ भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग में सम्मिलित है ये। उसके बाद इसकी विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार हो जाएगा आपका उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहावने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। उसके बाद इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, तो इसका मुख्य केंद्र हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, पता है सबको, लोथल, आलमगीरपुर आदि, ये सब जो है इसके हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र है। तो यहाँ तक इतना क्वेश्चन था, आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि जैन धर्म के उपदेश लिखें। जैन धर्म में कौन कौन से उपदेश दिए उसके बारे में लिखना है। तो इसको पता है, जैन धर्म के निम्नलिखित उपदेश यहाँ पे दे देना है आपको। और सबसे पहला है पहला पॉइंट अहिंसा, इसके पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य है वेदों में विश्वास, जैन धर्म में जो वेदों में विश्वास रखते थे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका आत्मा का अमृत, ये भी आत्मा का अमृत, ये भी है जैन धर्म के उपदेश। और जो चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका सभी जीवों के प्रति दया की भावना। तो ये सब जो हो गया जैन धर्म के उपदेश, इतना तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के 2 कारण बताएं। भारत किस कारण से विभाजन हुआ था, इनके आपको 2 कारण बताना है। तो देखते हैं, पहला जो कारण है यहाँ पे है कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया। अंग्रेजी को जो फूट डालो राज करो नीति था, उसने क्या किया, भारत को में सांप्रदायिकता को जन्म दिया। और जो क्या हुआ, बाद में भारत विभाजन के रूप में परिणत हुआ। और यही जो हुआ बाद में भारत का विभाजन का एक कारण बना। दूसरा कारण देखते, दूसरा कारण है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, जो कि हुई थी 1906 ईस्वी में, इसकी स्थापना ने भी भारत के बंटवारे तथा पाकिस्तान की मांग को बल दिया। और ये कारण इसमें से आपका मुस्लिम लीग भी होगा, जो कि 1906 ईस्वी में हुई थी इसकी। तो ये भी आपका हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तो यहाँ तक था क्वेश्चन दूसरा। अब चलते चौथा क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। अस्थायी बंदोबस्त जो है वो आप मतलब क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में एक अस्थायी लगान लगाई गई। एक क्या गई, अस्थायी लगान, जिसका कोई अस्थायी नहीं था, लगान लगाई गई, जिसमें किसानों से अत्याचार कर भू राजस्व के रूप में रकम ली जाती थी। एक अस्थायी लगान लगाई गई जिसमें किसान जो होते थे उससे एक भू राजस्व के रूप में रकम ली जाती थी। उसके बाद दिया हुआ है कि इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 5वां क्वेश्चन है कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। हमको बताना है कि सूफीवाद क्या है। तो सूफीवाद क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहा है कि सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। कौन सी शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है। कब, 19वीं शताब्दी में इसको मुद्रित किया गया था। इस शब्द का अर्थ विद्वानों के अनुसार जो होता है वो अलग अलग दिया, कई विद्वान ने इसका अलग अलग दिया। और इसमें हम जानते हैं इस्लाम ग्रंथों में, तो इस्लाम ग्रंथों में इस शब्द का इस्तेमाल तसव्वुफ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, तो तसव्वुफ के रूप में होता है, जो कि क्या हुआ 12वीं-13वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाकायदा सूफीवाद के प्रचार प्रसार में जुट गए थे। कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर किस तरह को देखते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर इस तरह की तिथि निर्धारण करने की, किसी मतलब डेट को निर्धारण करने की ऐसी वैज्ञानिक विधि जिसके द्वारा पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। ये कार्बन 14 विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पुरानी वस्तुओं की हम आयु निकालते हैं कि मतलब कोई सी भी वस्तु कितनी पुरानी है। तो या फिर कह सकते हैं अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा अधिक होती है उसकी आयु कम होती है। कहने का मतलब जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा अधिक होगी तो उसकी उम्र कम होगी, और जिस पदार्थ में कार्बन
14 की जो मात्रा होती है कम होती है तो उसकी उम्र क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोग का 7वां क्वेश्चन कि पुरातत्व से आप क्या समझती है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक की वह शाखा जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ यानी पृथ्वी के अंदर से छिपी हुई सामग्री, कोई भी सामान जो भी खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि पहले को लोग कैसे रहते थे, क्या थे, क्या क्या चीज़ उस समय चल रहे थे, उन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं तथा उस काल में होने वाले घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन लोग का है 8वां क्वेश्चन। और क्वेश्चन की रॉलेट एक्ट क्या है, जो रॉलेट एक्ट है ये क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। तो ये देखिए क्या इसका आंसर किस तरह जाए कि अंग्रेज द्वारा लगाया गया ऐसा कानून, ये जो रॉलेट एक्ट था लगभग 1919 में लगाया गया था। तो ये अंग्रेज द्वारा लगाया गया ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को, जो भी भारतीय होता था उसमें बिना मुकदमा चलाए, उसको लिए कोई तरह के मुकदमा नहीं चलता था, केवल संदेह होता था कि यह आदमी इस तरह की गलती किया होगा, सिर्फ संदेह के आधार पर क्या होता था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये अंग्रेज द्वारा कानून लगा था जिसमें कोई भी आदमी को, भारतीय को सिर्फ संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी कानून को काला कानून के नाम से जानते हैं या फिर रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो ये हो गया रॉलेट एक्ट के बारे में। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि जजिया क्या है। जजिया के बारे में आपको लिखना है। तो जजिया क्या हो जाएगा कि अकबर के काल में लागू किया गया जजिया एक प्रकार का कर या शुल्क है। ये जो लगाया था अकबर के काल में लगाया गया था जजिया, और ये क्या है, एक तरह का कर जिसको हम कहते हैं शुल्क या फिर आप कह सकते हैं उसको अनुदान शुल्क है, जो मुगल काल में धार्मिक स्थलों के रखरखाव और निर्माण के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल, जजिया का इस्तेमाल लेकर के मुगल काल में जो भी धार्मिक स्थल होते थे जिसका हम रखरखाव करने के लिए, वो मुगल काल के लोग रखरखाव या फिर उसे बचाव रखने के लिए या फिर निर्माण करने के लिए ये जो वसूल करते थे जजिया, उसका इस्तेमाल उस चीज़ में करते थे। ये जो गैर मुसलमानों में नहीं लिया जाता था, जो मतलब गैर मुसलमान रहते थे उससे नहीं लिया जाता था। किंतु क्या हुआ कि बाद में औरंगजेब ने इसे गैर मुसलमानों पर भी लागू कर दिया था। तो यहाँ तक ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध है जो हुआ था, इस पर इसके बाद अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बाद अशोक को क्या सबक मिला, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपका इस आंसर किस तरह है कि कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात यानी चारों तरफ रक्त फैला हुआ था, वो देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसे युद्ध के नाम से घृणा होने लगी, उसे युद्ध के नाम से नफरत होने लगी बहुत, और उसने भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ली और भविष्य में शपथ ले लिया कि और जिंदगी में कभी युद्ध नहीं करना है। तथा उस दिन से अशोक ने अपने पुराने जीवन को भूलकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उस तरह से अपने एक धर्म को भी चेंज कर दिया और अपने वो बौद्ध धर्म की संगत में चले गया। जब तो मैं 10 क्वेश्चन कवर किया हूँ, तो सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा आपका। तो उधर 10 क्वेश्चन हो गया था, आप यहाँ से 11 से शुरू करते हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन ने क्या प्रस्ताव दिए, 1940 में कैबिनेट मिशन ने क्या प्रस्ताव दिए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर किस तरह होता है। 1940 में अंग्रेजों द्वारा भेजा गया एक मंत्री का एक विशिष्ट मंडल को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ये 1940 में एक अंग्रेज को द्वारा भेजा गया था एक मंत्रियों का विशिष्ट मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। और इसमें जो है निम्नलिखित प्रस्ताव दिए, जिसने निम्नलिखित प्रस्ताव दिए, देखते हैं कौन कौन से निम्नलिखित प्रस्ताव है। तो पहला पॉइंट जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ कि एक वैधानिक असेंबली का चुनाव हो जो देश के लिए नया संविधान बनाए। ऐसा असेंबली का चुनाव किया जाए जो देश के लिए एक नया संविधान बनाए। दूसरा पॉइंट है नए संविधान लागू होने तक सभी राजनीतिक दलों को एक आंतरिक सरकार बनाई जाए जो प्रशासन का कार्य चलाए। जब तक नया संविधान लागू न होते हैं तब तक क्या होना चाहिए, होने तक सभी राजनीतिक दल जो होता है एक आंतरिक सरकार बनाई जाए, अपने अंदरों में बनाया जाए जो पूरे प्रशासन का कार्य चलाए। यह हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है हम लोग का कि सब प्रांतों की एक ही केंद्रीय सरकार हो, पूरे प्रांत में एक ही केंद्रीय सरकार हो जो बीचों बीच हो सबके लिए, जिसके अधीन देश की बाहरी नीति, सुरक्षा, यातायात के साधन आदि प्रमुख विभाग हो। एक ऐसा केंद्र की सरकार होना चाहिए जिसमें पूरे देश में जितना भी सुरक्षा है या फिर कोई भी यातायात के साधन, किसी भी प्रमुख चीज़ है, उन सभी का देखभाल करे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। जब ये गलत हो सब हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है।
कौन से कारण है जिसके कारण अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर किस तरह देखते हैं। मुगल काल में अकबर एक सर्वश्रेष्ठ शासक था, इसको माना जाता है मुगल काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक अकबर को, जिसको निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। उसके कई कारण हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कारण, जैसे कि पहला कारण है राजनीतिक एकता। इसके अंदर कोई भी राजनीतिक भेदभाव नहीं था, सबके लिए बराबर कार्य करते थे। तो यहाँ राजनीतिक एकता के कारण इसे हम क्या कहते हैं, अकबर को एक सर्वश्रेष्ठ शासक कहते हैं। एक पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका धार्मिक एकता। इसे कोई भी धर्म से एक लगाव नहीं था, सभी धर्म के लिए बराबर करते थे, सभी धर्म के लिए बराबर थे, ये किसी भी धर्म को ऊंच नीच नहीं समझते थे। तो यहाँ पे आपका धार्मिक एकता दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा जाएगा सामाजिक एकता, समाज के सभी लोगों का बराबर न्याय करते थे, यहाँ पे आपका तीसरा सामाजिक एकता हो जाएगा। संस्कृत एकता, किसी भी ग्रंथों को वो सभी ग्रंथों को मानते थे, सभी कई ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किए, कई ग्रंथ संस्कृत को फारसी में किए, तो इससे संस्कृत एकता भी था इसके अंदर। तीसरा हो जाएगा आर्थिक एकता, देश को चलाने में कैसे कहाँ पे लगना है, क्या खर्चा हो रहा है क्या, या फिर कहाँ के जो है आर्थिक स्थिति खराब है, उन सभी चीज़ों को ध्यान देता। तो आपका हो जाएगा तीसरा पॉइंट, आपका अगला पॉइंट हो जाएगा आर्थिक एकता। तो ये इन सब कारण थे जिसके कारण उसको हम क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ शासक कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो कि यहाँ पे 12वां क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 13वां क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। बताना कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, कौन कौन से क्या क्या उसको पीछे चला। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। और क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव का प्रथम गठन 9 दिसंबर 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर हुआ था। इसका जो गठन हुआ था 9 दिसंबर में शुरू हुई थी पहली गठन, और ये जो हुई थी उसके प्रांतीय चुनाव के आधार पर हुआ था, या फिर प्रांत पर किया गया था। यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, आगे है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के अलावा रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसे बनने में, जो संविधान जो बना था उसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ये सबको पता है, याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इस प्रकार संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और ये जो पूरे संविधान जो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिससे क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो कि हम लोग 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। तो ये लागू किया गया था 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 1949 को। तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। और क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता का परिचय दें। क्या है गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको लिखना है। देखते हैं इसका आंसर किस तरह होता है। तो यहाँ का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1931 ईस्वी में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुई थी। 1931 ईस्वी में समझौता हुई थी, जिस समझौते को हम क्या नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या कि जिसके तहत सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गए थे। इस समझौते में गांधी ने उससे कुछ कहा, जिसके तहत क्या हुआ कि अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने में तैयार हो गए। तो इसी समझौते को हम क्या नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको हो जाएगा 15 नंबर। और क्वेश्चन हो जाएगा कि आइन ए अकबरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर किस तरह होगा, देखिए ध्यान से। आइन ए अकबरी अकबर के काल का एक ग्रंथ है। ये जो है अकबर के काल के, जिसके लेखक अबुल फजल है, सबको पता होगा। इसे 3 खंड थे, इसके जो थे 3 खंड थे तथा 5 भागों में विभाजित है। ये जो आइन ए अकबरी है 3 खंड थे, लेकिन अब इसे क्या है 5 भागों में विभाजित है। पर अब देखते हैं इस भाग के बारे में, कौन से भाग में क्या क्या लिखे गए थे। तो प्रथम भाग में साम्राज्य की परिस्थिति तथा महली और दरबारी विवरण है पहले भाग में। और दूसरे भाग में क्या है कि दूसरे भाग में राज्य, कर्मचारी, सैनिक तथा नागरिक, पद, वैवाहिक तथा शिक्षा संबंधी कथा वर्णित है दूसरे भाग में। अब तीसरे भाग में क्या है कि तीसरे भाग में न्याय तथा प्रबंधक, उसके बाद दिया हुआ है एजुकेटिव, उसके बाद विभागों के कानून, जिस तरह होता है कानून कैसे कैसे किसके साथ क्या किया जाए, उसके बाद कृषि शासन संबंधी विवरण तथा 12 सूबों की ज्ञातव्य सूचनाएं, इन सब आंकड़ों को संकलित किया गया था। किसके भाग में, तीसरे भाग में। अब चौथे भाग में क्या है कि चौथे भाग में है कि हिंदुओं की सामाजिक दशा और उनके धर्म, उसके बाद नीचे में दिया हुआ आपका कि दर्शन सहित और विज्ञान का विदेशी आक्रमणकारियों और प्रमुख यात्रियों तथा प्रसिद्ध
मुस्लिम संतों का वर्णन। ये जो है कौन से भाग में, चौथे भाग में। और पांचवें भाग में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पांचवें भाग में हो जाएगा अकबर के सुभाष्य संकित है। और अंत में क्या हो जाएगा, अंत में लेखक ने स्वयं, यानी लेखक कौन, अबुल फजल ने स्वयं जिक्र किया है। इस प्रकार साम्राज्य शासन तथा शासित वर्ग का आईने अकबरी में अत्यंत सूक्ष्म दिग्दर्शन है। ये पे आपका हो जाएगा। तो यहीं तक वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया था अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप जब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।